उसका फिक्स वैल्यू मिलेगा। अब क्वाड्रेटिक है तो 2 आंसर मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्यूबिक है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 आंसर मिलेगा। लेकिन ये इक्वल का साइन हट के ये साइन आ जाता है, ये वाला साइन, चाहे लेस देन का साइन आ जाए, इस तरह का साइन आ जाए, उसमें हमको एक्स के नाम पे इनफाइनाइट आंसर मिलता है। जैसे अगर x माइनस 4 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो यहाँ से x का आंसर 4 मिलेगा। लेकिन अगर x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इसको इसका मतलब क्या होगा कि x के कौन से वैल्यू के लिए ये पूरा 0 से बड़ा होगा। तो अगर यहाँ पे 5 पुट कर दें तो 1 आएगा जो कि 0 से बड़ा है। 6, 7, 8 मतलब 4 से ज़्यादा कोई वैल्यू इसमें अगर पुट कर दे x के यहाँ पे तो इसको ट्रू मतलब सेटिस्फाई करेगा। तो इसको बोल सकते हैं ऐसे, -4 इधर आया तो +4 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अच्छा, नंबर लाइन पे यहाँ पे अगर 4 है और x क्या बोल रहा है कि 4 से बड़ा हमको सारा वैल्यू देना, 4 से बड़ा सारा वैल्यू मतलब 4 से लेके इंफिनिटी तक पूरा। अब इसको दिखाते कैसे हैं? दिखाने का तरीका होगा, दिखाने का तरीका इसको लिखने के पहले हमको कंसेप्ट ऑफ इंटरवल समझना है। तो हमको 2 तरह का इंटरवल मिल रहा होगा, एक क्लोज इंटरवल, एक ओपन इंटरवल और एक सेमी ओपन। मैं समझाने के लिए नहीं छोड़े इसको। देखो, क्लोज इंटरवल का साइन होगा बड़ी ब्रैकेट, ओपन इंटरवल का साइन होगा छोटी ब्रैकेट, और सेमी इंटरवल का मतलब एक तरफ खुला एक तरफ बंद। जैसे मान लेते हैं कि नंबर लाइन और यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 5। इस 5 को हमको सॉल्यूशन में इंक्लूड करना है। जैसे अभी तक जो पढ़े उसमें इस तरह से कर रहे थे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 5। इसको अगर हमको इंटरवल के फॉर्म में दिखाना है तो पहले इसको नंबर लाइन से समझना है। यहाँ से x का वैल्यू 2 हो सकता है ना, और 2 से लेके 5 तक का सारा वैल्यू इंक्लूड करना है। तो जब 2 हो सकता है तो इसमें हमको एक डार्क बॉल लगाना है। ये याद रखना है, जिस वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है उस पर वाइट बॉल लगाना है, और जिस वैल्यू को कंसीडर करना है उस पर डार्क बॉल लगाना है, या ब्लैक बॉल हो सकता है ना। ये समझने में आसानी है। यहाँ पे 5 को भी इंक्लूड करना है तो 5 के लिए हम एक ब्लैक बॉल लगा देते हैं। और क्योंकि x 2 से 5 तक के बीच का सारा वैल्यू होल्ड करना है तो हम यहाँ पे एक स्क्रीन बना देते हैं। समझ में आ रहा है कि हाँ, x 2 से लेके 5 तक के सारे वैल्यू को इंक्लूड करना है। अब इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखने का मतलब है इस तरह से लिखा जाएगा, x बिलोंग्स टू या x इज द एलिमेंट ऑफ 2 to 5। 2 और 5 के बीच में सिर्फ कॉमा देना है, ठीक है। और क्योंकि 2 को इंक्लूड करना है तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल, 5 को इंक्लूड करना है तो 5 को भी क्लोज इंटरवल। जैसे जैसे एग्जाम्पल होगा वैसे वैसे समझ में आएगा, एक ही क्वेश्चन से समझ में नहीं आएगा। अच्छा, जैसे मान लेते हैं कि x 2 से बड़ा और 5 से छोटा है, इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे? यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, 2 को इंक्लूड करना है, 5 को इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ पे वाइट बॉल, जिसको इंक्लूड नहीं करना उसको वाइट बॉल। इसको इंटरवल के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, क्योंकि 2 को इंक्लूड पहले 2 से लेके 5 तक जाना है तो 2 को 5 लिखना है। 2 को इंक्लूड करना है यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट 2 से 4 तक, वहाँ पे 5 से कम लेना है हमको, तो 5 को इंक्लूड नहीं करना है। जब इंक्लूड नहीं करना है तो उसमें छोटी ब्रैकेट है। जैसे ही स्मॉल ब्रैकेट आया किसी नंबर के बाद या पहले तो समझ जाना है कि उस नंबर को इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। तो उसको ऐसे नहीं ले सकते हैं बड़ी ब्रैकेट में 2 और 4। मान लो 4 लिखोगे यहाँ पे, 4 तो यहाँ पे आएगा। अगर हम बड़ी ब्रैकेट में 4 लिख दिए, जैसे x बिलोंग्स टू 2 to 4 ऐसे लिख दिया होगा तो फिर ये वाला वैल्यू छूट जाएगा ना, ये छूट जाएगा। इसका मतलब तो 5 से जस्ट छोटा 4.99 छूट जाएगा। अच्छा, तीसरा नंबर पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, चाहे मान लेते हैं यहाँ भी नहीं लगाएंगे और यहाँ पे 5 लिखाना है, इसको नंबर लाइन पे दिखाना है, इसको नंबर लाइन पे दिखाना है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, क्योंकि 2 को भी इंक्लूड नहीं करना है तो यहाँ पे वाइट बॉल, 5 को भी इंक्लूड नहीं करना है तो यहाँ पे भी वाइट बॉल, और 2 से लेकर 5 तक का सारा वैल्यू x बिलोंग्स टू 2 to 5 इस तरह से समझ में। तो 3 तरह का इंटरवल समझ में आया, एक क्लोज इंटरवल, एक ओपन इंटरवल
एक सेमी ओपन, इसी को सेमी ओपन कहा जाता है, एक तरफ बंद एक तरफ खुला, ये दोनों तरफ से क्लोज, ये दोनों तरफ से ओपन। अच्छा, एनसीईआरटी की बुक में ओपन इंटरवल को ऐसे ही बताया गया इस तरह से, और हम ये ब्रैकेट यहाँ नहीं लिखेंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, x बिलोंग्स टू 2 to 5। देखने ही अच्छा नहीं लग रहा है ये वैसे लिखना, ज़्यादा यही चलता है, ज़्यादा क्या सब जगह यही चलता है, इसलिए इसको नहीं लिखना है, नोट करना। इसको राइट द फॉलोइंग स्टेट बिल्डर फॉर्म, मतलब ये अच्छा ये हमको उल्टा क्वेश्चन कर रहे हैं, ये पहले ही से लिखा हुआ है इंटरवल के फॉर्म में, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हमको लिखना है, मतलब सेट के फॉर्म में लिखना है। जैसे अगर इसको लिखना है 2,3 और यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हो, 2 से 3 तक के बीच का सारा वैल्यू एक्सक्लूडिंग 2 और 3, मतलब 2 और 3 को इसको कंसिडर नहीं करना है। तो अगर इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या था, x such that x belongs to रियल नंबर। अब यहाँ पे इंटीरियर या होल नंबर या रैशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 7 से 0 के बीच में सारा का सारा नंबर लेना है हमको, सारा का सारा मतलब √6 भी आ जाएगा उसमें, √5 भी आएगा, 1/5, 2/5 जो भी आएगा सब उसको कंसीडर करेंगे। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉमा x कहाँ से कहाँ तक लिखना होगा, -7 से लेकर 0 के बीच में। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 0 को इंक्लूड नहीं किया गया, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा, यहाँ पे भी इंक्लूड नहीं किया गया, तो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा, इसमें बताना चाहता हूँ x such that x belongs to रियल नंबर, 20 से लेकर 40 तक जाना, मतलब 90 x 40 लिख देना इसमें, यहाँ पे इक्वल टू का साइन, क्योंकि 20 पे क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होगा, इसके लिए x such that x belongs to रियल नंबर। अच्छा, x कहाँ से कहाँ तक के बीच में है, -20 से 12 के बीच में, और 12 पे इक्वल का साइन, और -20 को ओपन है तो इक्वल का साइन नहीं रहेगा। उसी तरह से इसमें x such that x belongs to रियल नंबर, और x 30 से 35 के बीच में, x is between 30 and 35, एंड दोनों पे ही इक्वल का साइन इसलिए रहेगा क्योंकि दोनों क्लोज इंटरवल में। बाद का टॉपिक है वेन डायग्राम, बहुत इम्पोर्टेंट है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के पहले दो कंसेप्ट आएगा। ऐसा यूनियन के बारे में, यूनिवर्सल सेट के बारे में बताएं कि नहीं, यूनिवर्सल सेट के बारे में बताएंगे। अच्छा, वेन डायग्राम में समझना, वेन डायग्राम में हमको दो कंसेप्ट करना है। पहला नंबर पे यूनियन और सेकेंड नंबर पे इंटरसेक्शन। दोनों बहुत हल्का है। यूनियन का सिंबल ऐसे होता है और इंटरसेक्शन का सिंबल जस्ट उसका उल्टा होता है ना। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। इंग्लिश में अगर एंड बोल रहे हैं, तो जहाँ भी कहीं वर्ड प्रॉब्लम आया उसमें एंड का यूज हो तो उसकी वजह इंटरसेक्शन का यूज करना है, और कहीं भी और का यूज आए और का या एटलीस्ट का, उसकी जगह हमको यूनियन का यूज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ए क्वेश्चन में 1 2 3 मान लेते एक सेट है और बी क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3, 4,
और हमसे पूछा है कि ए यूनियन डी फाइंड आउट करना है। ए यूनियन डी का मतलब होता है कि जो एलिमेंट ए में है उसको पूरा पूरा लिख देना है, 1, 2, 3। इसके अलावा अब जैसे ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि हमको दोनों को मिला के लिखना है, और दोनों को मिलाते समय जो एलिमेंट कॉमन आएगा उसको सिर्फ एक बार लिखना है। तो 1, 2, 3 लिख दिए, और चूंकि 3 इसमें भी मिला तो 3 को दोबारा रिपीट नहीं करना है, इसके बाद दूसरे को लिखना है। ऐसा होगा। अच्छा, अगर हमको इंटरसेक्शन लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है, कॉमन और इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ। यहाँ पे इंटरसेक्शन बी बोला जाएगा तो क्या लिखेंगे, 3 से 3 आ जाएगा। अच्छा, वेन डायग्राम का मतलब क्या हुआ? वेन डायग्राम का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट यूजिंग सर्कल। जैसे मान लेते हैं कि ये रेक्टेंगल है, अब इसमें ये पूरा सर्कल ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पूरा एक दूसरा सर्कल बनाएंगे जो इस बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो हमको पहले ही देखना है कि दोनों में 3 कॉमन है। इसका मतलब इसका जो सर्कल बनेगा और इसका जो सर्कल बनेगा उसमें कुछ एरिया कॉमन है, और वो जो कॉमन एरिया होगा उस पर कौन सा एलिमेंट दिखाया जाएगा, 3। और चूंकि ये ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 3 के अलावा बाकी बचे हुए कौन सा दो एलिमेंट है, 1 और 2। और इसमें बी में इसको यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे भी लिखते हैं। इस बी में 3 के अलावा 4 है, 4 भी लिखते हैं। अगर हम यूनियन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो यूनियन में क्या लिखा है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये सब आ जाएगा। सब इस पूरे सेट को बोला जाता है, इस पूरे रीजन को यूनियन बोला जाता है, इस पूरे। और अगर इंटरसेक्शन का बात करें, इसी रेक्टेंगल के अंदर ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, 3 यहाँ पे लिखा गया, 1, 2, यहाँ पे 4। और ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो दोनों में कॉमन था, दोनों में कॉमन 3 है, मतलब सिर्फ ये वाला रीजन ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा, और ये पूरा पूरा रीजन पूरा ये अपने आप में ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। है समझ? इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है ना, बी इक्वल्स टू में लिखा हुआ है, मान लेते हैं कि 2, 3 एंड ए कॉमा बी लिखा हुआ है। अगर हमसे पूछा जाए ए यूनियन बी कितना होगा तो क्या बताएंगे इसको, 1, 2, 3, 4। पहले ए के सारे एलिमेंट को लिख देना है, फिर देखना है जो कॉमन है, जैसे यहाँ पे 3 कॉमन हुआ, 2 कॉमन हुआ, उसको रिपीट नहीं करना है। अब जो कॉमन था उसको वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, बाकी जो एक्स्ट्रा बचा उसको यही कॉमन मिल गया। अच्छा, अगर हमको ए इंटरसेक्शन भी लिखना है यहाँ पे, सिर्फ 2 कॉमा 3 हो जाएगा, सिर्फ 2 कॉमा 3। इसको अगर वेन डायग्राम से दिखाना है, क्योंकि एक नया फॉर्मूला इसमें आएगा, इसलिए इसको फिर से बताऊँगा। यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। अच्छा, ये दोनों सर्कल को मिलाएंगे तभी, जब देख लेंगे कुछ कॉमन है तब, कुछ कॉमन नहीं होगा तो सर्कल अलग अलग मिलेगा, क्योंकि दोनों में कॉमन है 2 और 3, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 लिख देते हैं। बाकी इसमें बच गया 1, 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 दिखाया जाता है, डॉट डॉट करके दिखाया जाता है, और बाकी इधर एक ए इधर एक बी दिखाया जाता है। अब समझना। अच्छा, कोई हमसे पूछे कि एन ऑफ ए कितना होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर पूछा जाए तो कितना लिखेंगे, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी पूछा जाए तो ये भी 4 ही है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी अगर पूछा जाए तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 6। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी पूछा जाए तो ये सिर्फ 2 फॉर्मूला बनेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, यहीं से फॉर्मूला बनेगा। अगर हम एन ए यूनियन बी का बात करते हैं, अभी इसके पहले फिगर बताए थे कि ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ये पूरा रीजन है। इस पूरे रीजन को दिखाने का तरीका क्या होगा, हमें एक बार एन ए को लिखना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस, अच्छा जैसे ही हम एन ए लिखना है तो ये पूरा रीजन कंसीडर होगा, और जैसे ही एन बी लिखेंगे तो ये पूरा रीजन कंसीडर होगा, एन बी। लेकिन एन ए में कितना एलिमेंट है, 4, एन बी में भी 4 एलिमेंट है,
और इसमें कितना एलिमेंट है 6, तो ये 4 टोटल मिलकर 8 हो गया, लेकिन यहाँ पे तो 6 ही हो रहा है, तो 6 8 के बराबर कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ सोचना होगा कि जैसे ही हम एन बोल रहे हैं तो ये वाला रीजन, ये जो यहाँ से यहाँ तक का रीजन है ये काउंट हो गया, और जब एन भी बोल रहे हैं तभी ये काउंट हो गया, मतलब ये रीजन 2 बार काउंट हो गया। और इस रीजन को क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन है, मतलब इस दोनों में से हमको एक बार एन ए इंटरसेक्शन बोलते हैं, यही होता है एन। बहुत बहुत काम का फॉर्मूला है, मतलब प्रोबेबिलिटी के गोल्स के प्रोबेबिलिटी के हर एक चैप्टर में, मतलब हर एक कंसेप्ट में इसका यूज होता है, बहुत काम होता है। इसी को बुक में ऐसे लिख दिया जाता है एन ए यूनियन बी प्लस इसको इधर से लिया जाता है एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू में एन ए प्लस में ऐसे ही आपको यूनियन प्लस इंटरसेक्शन इक्वल्स टू एन ए प्लस वेरीफाई कर सकते हैं 4 + 2 सॉरी 6 + 2 8 एंड 4 + 4 8। देखते हैं यहाँ पे ये कल बताया था सर 2n का मतलब क्या होता है इवन नंबर, और 2n + 1 बोले चाहे 2n - 1 बोले, दोनों का मतलब ही ऑड नंबर होता है। n के नाम पे क्या जाना है, इंटीजर। अगर हम n का वैल्यू जैसे मन ही मन सोच लेना है कि n का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं यहाँ पे, तो पहला आंसर 0 मिलेगा, फिर जैसे ही से बढ़ते जाएगा 1 2 3, तो ये भी बढ़ते जाएगा 2 4 6 ऐसे सब मिलेगा। और 0 पुट करने के लिए कितना जरूरत 1, और 1 पुट करने पे 3 है ना, 2 × 2 + 1 3, तो पहला 1 फिर 3 फिर 5 ऐसे मिलते जाएगा। तो किसी को अगर तुरंत समझ में आ जाए डायरेक्ट तो डायरेक्ट भी बना सकते हो, लेकिन एक बार इसको उसको फॉर्मूले को एक बार करो, तो अगर 0 पुट होगा तो 0 मिलेगा, 1 पुट होगा तो 3 मिलेगा। 1 क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि n इंटीजर है, जेड काउंटर इंटीजर, और अगर 2 पुट कर दे तो 5 हो जाएगा, ऐसे ही 7 ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। अगर 0 से 3 मिला 5 मिला तो पीछे भी तो आएंगे, -3 मिलेगा, -5 मिलेगा, ऐसे सॉल्व पीछे। वैसे ही b को अगर उसको फॉर्म में लिखते हैं तो n की जगह पे अगर 0 पुट कर दे तो 0, फिर 2 फिर 4 फिर 6 एंड सो ऑन, वैसे ही -2 -4 -6 एंड 7। अगर हमको दोनों का यूनियन करना है ए यूनियन में, तो दोनों को मिला दिए तो क्या आएगा आंसर, अरे इसमें कुछ छूटा है, इसमें कुछ 0 पुट करें तो 0 मिलेगा, 0 पुट करें तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा, यहाँ पे 0 मिल नहीं सकता। सोचो 0 भी मिला 1 2 3 4 5 6, फिर 0 के पहले अच्छा -1 मिस हो गया क्या इसमें, कैसे इसमें -1 मिलेगा, इसमें देखो 0 पुट कर देते तो 1 मिल रहा है, अगर -1 पुट कर दे तो -1 पुट कर दे तो n की जगह अगर -1 पुट कर दे तो अरे -1 मिलेगा, और यहाँ पे -3 फिर -5 ऐसे सब नंबर मिलेगा। अब दोनों को अगर मिला दे 0 1 2 3 -1 -2 -3 सारा का सारा नंबर मिल जाएगा। अगर 0 1 2 3 आगे फिर -1 -2 -3 पीछे तक, और इसी चीज को हम क्या बोल सकते हैं, ये सेट ऑफ क्या है इंटीजर्स है, मतलब इसमें सारा ऑल इंटीजर्स भी आ गया, सारा इवन इंटीजर्स भी आ गया, इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर ए इंटरसेक्शन बी का बात करें दोनों में कॉमन क्या है, ये सारा इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सारा ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं कॉमन हो है ना, बी वाले रिप्रेजेंट इसका ए का मतलब कितना हुआ, ए का मतलब अगर इंटीजर के नाम पे 0 आता है, 0 पुट करेंगे तो 0, 1 पुट करेंगे तो 3, 2 पुट करेंगे तो 6, मतलब 3 का सब आगे का मल्टीपल और 3 का सब पीछे का मल्टीपल मिल जाएगा, -6 और पीछे में 4 मिल जाएगा। और b = में अगर 0 पुट कर दे तो 0, मतलब इसमें 4 का मल्टीपल आएगा, 4 फिर 8 फिर 12 एंड सो ऑन, और फिर इधर -4 -8 -12 एंड सो ऑन। दोनों में कॉमन क्या है, 0 दो नंबर का कॉमन नंबर क्या होता है, कैल्शियम है ना, 3 और 4 कैल्शियम कितना 12,
सिंपल ऐसे ही सोचना है, 2 नंबर का कॉमन अगर हमको नंबर फाइंड आउट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो दोनों के मल्टीपल में आए, 3 के भी मल्टीपल में आए, 4 के भी मल्टीपल में आए। तो पहला नंबर क्या होगा 12, फिर 24, फिर 36, जो 3 से भी कटे और 4 से भी कटे, दोनों साथ साथ चलना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हमको फाइंड आउट करना है तो पहला नंबर क्या लिखा है 0, तो जो 3, 4 कॉमन नहीं है, 6, 8 कॉमन नहीं है, अगला 12 होगा कॉमन, तो 24 होगा, ऐसे बढ़ते जाएगा और पीछे में -12 और फिर -24 ऐसे बढ़ते जाएगा। इसी को क्योंकि क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, उसको कैसे लिखना होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, पहले एक्स बराबर लिख देते हैं, एक्स बराबर ये किसका मल्टीपल है 12 का, 12 ही लिख देते हैं, बिलोंग्स टू समझना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताना है, पहले समझ लीजिए। ए के अंदर 3 एलिमेंट है 1, 2, 3 और बी के अंदर 2 एलिमेंट है 3 और 4। तो वेन डायग्राम से अगर हमको दोनों के सर्कल को दिखाना है, क्योंकि दोनों में 3 कॉमन है तो दोनों सर्कल इंटरसेक्टिंग होंगे, ये दोनों के कॉमन एलिमेंट दिखाना है 3 और यहाँ पे 1 और 2 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है। अब ये वाला जो रीजन होगा ये अपने आप में ए इंटरसेक्शन बी को दिखा रहा होगा, और ये जो पूरा रीजन होगा ए का और बी का दोनों का मिला था वो अपने आप में ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये अभी एक यूनिवर्सल सेट बता रहे थे, तो किसी भी सेट के बाहर जो हम ये रेक्टेंगल बना रहे होते हैं बड़ा सा बॉक्स, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इस पर आगे आने वाले टाइम में क्वेश्चन आएगा। अब देखते हैं कि अगर हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करते हैं, यहाँ से हमको मिलेगा 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी अगर फाइंड आउट करते हैं तो सिर्फ 3 मिल रहा होगा, आना समझ बहुत हल्का चीज़ है, 3 मिल रहा होगा। अच्छा अब उल्टा क्वेश्चन मान लेते हैं खाली यही दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अगर कोई पूछे हमसे ये जो 2 है ए यूनियन बी के अंदर तो आ रहा है, तो क्या ये 2 ए के अंदर आ रहा होगा? फिर से समझना, ये देख के हम लोग ये लिखते हैं, मान लो कि ये दिया हुआ है और ये नहीं दिया हुआ है, हमको ये दिख ही नहीं रहा है और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, पूछा जाए इफ 2 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, है ना, ये जो 2 है, ये जो 2 एक एलिमेंट है यूनियन बी का, हम बोल सकते हैं 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो क्या 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए होगा या क्या 2 इज द एलिमेंट ऑफ बी होगा? इन दोनों में से कौन सा होगा? कुछ नहीं सर, दोनों भी तो हो सकता है दोनों। अच्छा उसके बाद if 3 is the element of A intersection B, यानी ये 3 है एलिमेंट इसका, तो क्या 3 एलिमेंट होगा A का, क्या 3 एलिमेंट होगा B का? दोनों में से कौन सा? B का। कैसे? इसका भी तो है, दोनों का। हाँ तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि कभी इंटरसेक्शन आ गया तो इंटरसेक्शन के अंदर अगर हमको कोई एलिमेंट मिल रहा है तो वो एलिमेंट ए में भी होगा, वो एलिमेंट बी में भी होगा, कंपल्सरी है। इसीलिए बोला जाता है if any element lies in the set of A intersection B then it must lie in A and B, इसलिए and के लिए हम लोग इंटरसेक्शन में यूज करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं if 3 is element of A intersection B then 3 is element of A and B बोथ, है ना। इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और यहाँ पे इसके हिसाब से बताते हैं 2 इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी देन 2 इज एलिमेंट ऑफ ए और 2 इज एलिमेंट ऑफ बी। और का मतलब या तो ए का हो सकता है या तो बी का, मतलब किसी एक का होगा, दोनों का एक साथ नहीं हो सकता है, लेकिन यूनियन इंटरसेक्शन के लिए कंपल्सरी दोनों में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप बता दें कि एटलीस्ट भी होता है, एटलीस्ट एटलीस्ट आगे क्वेश्चन आएगा।
लेना इसको, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ए के अंदर लिखा हुआ है 1,2,3, दूसरा सेट है बी जिसमें लिखा हुआ है 4,5, है ना। अगर ए यूनियन बी निकालने के लिए कहा हुआ है, ए यूनियन बी निकालना है, ए का तो सारा एलिमेंट दिखाएगा 1, 2, 3, कुछ भी कॉमन नहीं हुआ, और इसके अलावा जो बी का एलिमेंट है वो सब कॉपी हो जाएगा यहाँ पे, मतलब 4,5 भी कॉपी हो जाएगा। फिर हमको ए इंटरसेक्शन बी अगर यहाँ पे कॉपी करना है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको अगर वेन डायग्राम से समझा जाए तो ये ए का एलिमेंट हो गया, ए का सर्किल हो गया, दोनों के सर्कल को इंटरसेक्टिंग बनाएंगे, इसको ये कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे भी ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पे 1, 2, 3 और यहाँ पे 4 है 5, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं हुआ। अच्छा, इसको if two sets are disjoint set, ये disjoint set है, then n a यूनियन b का फॉर्मूला क्या होगा, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या मालूम है उनको, n a प्लस में n b माइनस का n a इंटरसेक्शन b, क्योंकि इसमें क्या करें, ये जो लिखा है इसमें कितना एलिमेंट है, इसका एलिमेंट है 3, इसका एलिमेंट है 2, और इसमें कितना एलिमेंट है 5, और इसमें कितना एलिमेंट है 0। मतलब अगर दो सेट्स डिसजॉइंट सेट्स होता है तो उसमें क्या खत्म हो जाता है, इंटरसेक्शन ही खत्म हो गया। मतलब इसके लिए कितना पुट कर सकते हैं 0, इसका मतलब एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी। याद रखना, दो सेट अगर डिसजॉइंट हो तो एन ए यूनियन बी बराबर बहुत अच्छा बात है, बहुत जल्दी सीखना। जैसे हमको जब से हम मैथ पढ़ा रहे हैं ना, हमको मैथ्स का थ्री सबसे बेकार लगता है, क्योंकि आज तक हम खुद मैथ्स के थ्री से सीखे नहीं पाए। जब तक हम क्वेश्चन नहीं बनाते हैं हमको समझ ही नहीं आता है, चाहे जब तक हमको पढ़ाना है क्वेश्चन नहीं बताए तब तक हमको लगता ही नहीं कि सामने वाला समझ पाएगा। अब ये किसी को दे दिया जाए उसको समझ ही नहीं क्या है होगा इसमें, इसको ऐसे समझ देखना। फॉर एग्जाम्पल सेट ए के अंदर एलिमेंट लिखा हुआ 1, 2, 3 और बी सेट के अंदर एलिमेंट लिखा हुआ 3, 4। अगर हमसे डिफरेंस ऑफ सेट पूछा जाए, ए माइनस बी पूछा जाए, बताओ ए माइनस बी में कौन कौन सा एलिमेंट है। जैसे यूनियन पढ़े, जैसे इंटरसेक्शन पढ़े और डिसजॉइंट सेट पढ़े, वैसे ही डिफरेंस ऑफ सेट्स भी होता है। और डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है कि अगर ए सेट में से बी को माइनस कर दें, ए सेट्स के साथ पहले ही समझाने के लिए लिखा है 1, 2, 3, जो पहले सेट लिखा हुआ है उसके सारे एलिमेंट्स को कॉपी कर देंगे। अब जो भी इसके साथ इसमें कॉमन मिला है उसको हटा देंगे, 3 कॉमन था नहीं हटा देंगे, बस बी का और कोई एलिमेंट नहीं लिखा है, 4 में नहीं लिखना है। ए में से बी को हटा रहे हैं, मतलब जो ए में बी का एलिमेंट कॉमन मिला उसको सिर्फ हटा देना है, वही सिर्फ हटा देना है। अगर हमको बी माइनस ए लिखना है, बी माइनस ए, तो हमको सिर्फ मन ही मन बी को सोचना है, बी को। अब सोचो 3, 4 में से अगर हमको ए के एलिमेंट को हटाना है जो कॉमन है, कॉमन कौन है 3 है, तो हम सिर्फ 3 को हटा देंगे, सिर्फ 3 यह समझ में। अच्छा, इसको अगर वेन डायग्राम के थ्रू समझाना है, वेन डायग्राम के थ्रू समझना है, क्योंकि फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूला हमेशा याद नहीं रहता है, ये बेसिक समझना जरूरी है। अच्छा, दोनों का सर्कल एक साथ बनाए कि अलग अलग बनाए, क्योंकि 3 कॉमन है, एक एलिमेंट के लिए कॉमन बनाना पड़ेगा। 3 यहाँ पे, 1, 2 यहाँ पे कितना लिखा है 4, यहाँ पे ए, यहाँ पे ये लिखा है। अच्छा, ए माइनस बी के अंदर क्या है 1, 2। फिगर देखने से क्या लग रहा है 1, 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये 1, 2 किसके अंदर आ रहा है, ये 1, 2 ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ
जो सिर्फ ए में है, 3 का बात करें तो वो ए में भी है, बी में भी है। ये चीज समझना जरूरी है, मन ही मन बोलना जरूरी है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। जैसे 1,2 सिर्फ ए के लिए, और 3 का बात करें तो ए के लिए भी है, बी के लिए भी है, और ये जो 4 है सिर्फ बी के लिए, ओनली फॉर बी, और 3 जो है दोनों में कॉमन है। अच्छा, तो ये जो a माइनस बी 1,2 लिखा हुआ है, a माइनस बी को अगर लिखने का तरीका, अगर इसका फॉर्मूला बनाना है हमको, एन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाना है, तो ये एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आया कि a माइनस बी का मतलब कितना 1,2 है, ठीक है। और अगर इसके थ्रू अगर इसका फॉर्मूला लिखना है हमको, तो क्या करते हैं, पूरे a में से, इस पूरे a में से n लगाने का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस बी is represented by number of elements in A minus n A intersection B। इस A में टोटल कितने एलिमेंट था, 3 में से इस इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स को माइनस करना है, 3 में से ये 1 माइनस हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा। अच्छा, अगर हमको n b माइनस a फाइंड आउट करना है, यहाँ पे क्या लिखा रहा होगा, n b, a माइनस b है तो a लिखाएगा, b माइनस a है तो b लिखाएगा, जो पहले वही यहाँ लिखाएगा, जो पहले वही यहाँ लिखाएगा। पूरे एन बी में से अगर हम इसको माइनस कर दें, इस रीजन को, तो हमको सिर्फ डी वाला मिल जाएगा। यहाँ पे एन समझ में। बहुत प्रॉब्लम में कैसे पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा ओनली ए फाइंड, जैसे ये बोला जाएगा कि 3 स्टूडेंट्स आर देयर हु ऑप्ट्स मैथ, 2 स्टूडेंट्स आर देयर हु ऑप्ट्स फिजिक्स, तो हाउ मेनी ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, ऐसे ये भी लिखा जाएगा कि 1 स्टूडेंट इज देयर हु ऑप्ट्स मैथ्स एंड फिजिक्स बोथ। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु ऑप्ट्स मैथ ओनली, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु ऑप्ट्स, नहीं, हु ऑप्ट्स फिजिक्स ओनली। पहला समझ में। क्वेश्चन में ये भी पूछा जाएगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, तो वहाँ पे यूनियन का काम आएगा, वो जैसे जैसे वर्ड प्रोग्राम समझ आएगा। तो अगर सेट्स के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखना है, ए में से बी को माइनस करना है, अगर ए में से बी को माइनस करना है तो जो दोनों में कॉमन है, अगर ए पहले लिखा हुआ है तो ए को देखना है, और इसमें जो भी कॉमन है सिर्फ उसको हटा के बाकी सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख देना। बी माइनस से लिखना है तो हमको सिर्फ बी के एलिमेंट्स को लिखना है, और बी और ए में जो भी कॉमन है उस एलिमेंट को हटा के जो बच गया उसी को सिर्फ यहाँ पे। ये सेट में लिखने का तरीका होगा। अगर हमको फॉर्मूला लिखना है तो वेन डायग्राम से समझना है। वेन डायग्राम में एन ए माइनस बी अगर हमको फाइंड आउट करना है, तो जो पहले लिखा हुआ है उसको पहले लिख देंगे और उसमें से इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे। बी माइनस है तो बी में से इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम में कैसे पूछा जाएगा, ओनली ए अगर कहा जाए, ओनली मैथ्स, ओनली फिजिक्स, अभी इसके हिसाब से ओनली ए कहा जाएगा तो हमको समझना है कि एन ए माइनस बी फाइंड आउट करना है ना। ओनली बी कहा जाएगा समझ जाना है कि एन बी माइनस ए फाइंड आउट करना है। आ गया वो समझ में। तीनों चीज समझना होगी, ये भी वो भी। सिमेट्रिक डिफरेंस और 2 सेट्स, जैसे मान लेते हैं, फिर एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसको। ये एग्जांपल के थ्रू समझते समझते पूरा डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल ए इक्वल्स टू में 1, 2, 3, सबसे बेसिक एग्जाम्पल, एकदम आराम से समझना है। 3, 4 ए माइनस बी कितना है बताओ, अगर हमको ए माइनस बी फाइंड आउट करना है, 1, 2 ए माइनस बी फाइंड आउट करना है। ए के एलिमेंट को सोचना है, जो दोनों में कॉमन हुआ उसको हटा देना है, सिर्फ 1, 2 लिखा रहा हूँ, ठीक है। बी माइनस ए फाइंड आउट करना है, उससे बी के एलिमेंट्स को सोचना है, और जो कॉमन हो उसको हटा के जो एलिमेंट बच गया उसको यहाँ पे कॉपी करना है। वेन डायग्राम में सेम पिछले वाले की तरह, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1, 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। अच्छा, इस रीजन को क्या बोल रहे होंगे, ए इंटरसेक्शन बी, और जो सिर्फ ये वाला रीजन होगा, सिर्फ ये वाला, ये रीजन होगा, इसको क्या बोल रहे होंगे, एन ए माइनस बी, एन ए माइनस बी नहीं, ए माइनस बी, सिर्फ ये वाला रीजन, और जो सिर्फ ये वाला रीजन होगा ये, इसको बोल रहे होंगे बी माइनस बी। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स का मतलब होता है जो a माइनस बी में एलिमेंट है और जो b माइनस ए में एलिमेंट है, बस दोनों को मिला देना है और कुछ नहीं।
तो अच्छा, इसको इसका सिंबल क्या होता है? बस ट्रायंगल का साइन ए और बी के बीच में। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए माइनस बी यूनियन बी माइनस। आया समझ? अच्छा, ए माइनस बी के अंदर क्या है? 1,2 यूनियन बी माइनस ए के अंदर कितना है? 4 है। तो दोनों को मिला के कितना लिख सकते हैं? 1,2। आया समझ में? समझ में आएगा सब? अच्छा, उसके बाद इसको वर्ड्स में कैसे बोला जाएगा? क्वेश्चन में ये वर्ड्स में कैसे लिखा जाएगा? क्वेश्चन में थोड़ी नहीं लिखा जाएगा कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी बता रहा है। क्वेश्चन में तो रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया हुआ रहता है। अब ये मैथ्स पढ़ने वाला स्टूडेंट, ये फिजिक्स पढ़ने वाला स्टूडेंट है। अब ये पूछा जाएगा कि कितना सारा ऐसा स्टूडेंट है जो मैथ भी पढ़ रहा है, सिर्फ मैथ भी पढ़ रहा है और फिजिक्स भी पढ़ रहा है। या ऐसे पूछा जाएगा कितना सारा स्टूडेंट है जो सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट पढ़ रहा है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा है। तो ये जो पूरा रीजन है, ये सिर्फ मैथ पढ़ने वाला है, मतलब सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ने वाला है। ये जो रीजन इधर वाला, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ने वाला, मतलब फिजिक्स पढ़ने वाला है। तो ये भी सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट पढ़ने वाला और ये भी सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट पढ़ने वाला। तो अभी मेरे हिसाब से टोटल कितना आदमी है? 3। और यहाँ पे देखो 3 आदमी है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस को जो रियल लाइफ एग्जाम्पल वर्ड प्रॉब्लम जो दिया हुआ है एक्सरसाइज में, उसमें लिखा जाएगा हाउ मेनी, मतलब अभी स्टूडेंट पे बता रहे हैं, बाकी कुछ भी हो सकता है। हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले ओनली 1 गेम, ऐसे पूछा जा सकता है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी ओनली 1 सब्जेक्ट। अब ऐसा नहीं कि अब स्टूडेंट बता दी तो स्टूडेंट भी समझना है। गेम का क्वेश्चन होगा तो प्लेयर आ जाएगा उसमें।